तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट के बारे में और आपका 5th लेसन स्टार्ट हो चुका है। 5वां लेसन आपका शुरू हो चुका है और आपके 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको वहाँ पर पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सभी सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आज हम अपना 5वां लेसन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम। इसमें हम 4 टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बाकी की अगली वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, पहला आपका टॉपिक रहेगा बेसिक डेफिनेशन। जो आपकी बेसिक डेफिनेशन है छोटी छोटी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प। फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा हाई प्रेशर मरकरी वेपोर लैम्प और चौथा टॉपिक है सोडियम वेपोर लैम्प। तो 4 टॉपिक के बारे में अब आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक डेफिनेशन। देखिए, बेसिक डेफिनेशन आपकी हैं, पहली आपकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो है लक्स और मीटर कैंडल। देखिए, लक्स और मीटर कैंडल क्या होता है? ल्यूमेंट प्रति वर्ग मीटर के लक्स या मीटर कैंडल कहा जाता है। जो आपका ल्यूमेंट प्रति वर्ग मीटर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? लक्स या मीटर कैंडल कहते हैं। यह प्रतिदीप्त का प्रैक्टिकल मात्रक है। ये जो आपका प्रतिदीप्त होता है उसका प्रैक्टिकल मात्रक होता है ये, ठीक है। आपका देखिए, लक्स और मीटर कैंडल बराबर होता है ल्यूमेंट अपॉन वर्ग मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं LM अपॉन मीटर स्क्वायर, ल्यूमेंट अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हमारा बेसिक डेफिनेशन है ल्यूमेंट। देखिए, ल्यूमेंट क्या होता है? प्रति सेकंड विकर्ण होने वाली इकाई। ल्यूमेंट सेकंड की प्रकाश ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ल्यूमेंट कहते हैं। आपकी प्रति सेकंड विकर्ण होने वाली इकाई को ल्यूमेंट सेकंड की प्रति प्रकाश ऊर्जा को ल्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं एफिशिएंसी क्या होता है। देखिए, आपकी एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी का अर्थ है कि कोई भी लाइट स्रोत कितनी दिखने वाली लाइट उत्पन्न करती है। आपका जो भी लाइट स्रोत है उससे कितनी आपकी लाइट दिखती है, मतलब कितनी वह उत्पन्न करता है वो लाइट जो हमको दिखती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। इसके बाद देखिए, एफिशिएंसी ज्योति फ्लक्स तथा शक्ति के अनुपात के बराबर होती है। आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो ज्योति फ्लक्स अपॉन शक्ति के बराबर होती है, ठीक। आपका ये फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी बराबर ज्योति फ्लक्स अपॉन शक्ति। देखिए, अब हम पढ़ते हैं आज की वीडियो का दूसरा टॉपिक फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प। देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प क्या होता है? सबसे पहले आप इसका डायग्राम देख लें। तो देखिए, ये है इसका डायग्राम। आपका यहाँ पर एक थर्मल स्टार्टर लगा हुआ है, ठीक। ये आपका थर्मल स्टार्टर है। इसके अंदर आपके थर्मल स्टार्टर के अंदर होते हैं आपका हीटर होता है। आपका यहाँ पर लगा हुआ होता है कॉन्टेंट पॉइंट, ठीक। आपका ये लगा हुआ है यहाँ पर रेडियो इंटरफेरेंस कैपेसिटर, ठीक। आपका ये कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं रेडियो इंटरफेरेंस कैपेसिटर। आपका यहाँ पर लगा हुआ है फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक। यहाँ पर आपकी AC सप्लाई दी जा रही है। आपका ये लगा हुआ है PF इम्प्रूवमेंट कंडेंसर। PM का फुल फॉर्म, PF का फुल फॉर्म होता है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कंडेंसर। ये आपकी यहाँ पर चौक कुंडली लगी हुई है, ठीक है। तो ये है हमारा इसका डायग्राम। अब इसके हम पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। जो जो इसके पार्ट इसमें लगे हुए हैं इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले संरचना कंस्ट्रक्शन। देखिए, संरचना में हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे स्टार्टर। स्टार्टर क्या होता है? यह लैंप सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। आपका ये जो लैंप होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप, ये आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, खुद से स्टार्ट नहीं होता है। इसलिए इसको प्रकाशित करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का यूज किया जाता है। स्टार्टर एक ऑटोमेटिक स्विच होता है जिसकी सहायता से परिपथ में चौक द्वारा उत्पन्न विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, जो 2 प्रकार का होता है। आपका जो स्टार्टर होता है ये ऑटोमेटिक स्विचिंग होता है, ठीक, स्विच होता है। इसकी सहायता से परिपथ में चौक द्वारा उत्पन्न विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। आपका 2 स्टार्टर होते हैं, ठीक है। जो आपके स्टार्टर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है थर्मल स्टार्टर और दूसरा होता है ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर। इसके बाद हम पढ़ते हैं चौक क्या होता है। देखिए, यह हाई रिएक्टर कॉइल होती है। आपकी जो चौक होती है वो एक हाई रिएक्टर कॉइल होती है जिसमें धारा प्रवाहित करने पर हाई कंडेंस उत्पन्न होता है।
आपकी जो कोर होती है, कोर भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी एयर कोर और दूसरी होती है आयरन कोर। ठीक है, देखिए कोर के अंतर्गत हम और थोड़ा पढ़ेंगे चौक का। देखिए चौक के अंतर्गत हम और पढ़ेंगे चौक का कार्य स्टार्टिंग में क्षणिक उच्च विभवांतर उत्पन्न करना तथा ट्यूब के कार्य काल में परिपथ की धारा पर नियंत्रण करना होता है। जो आपकी परिपथ की धारा होता है, धारा होती है, उस पर कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है? चौक का होता है। ठीक, चौक का कार्य और क्या होता है? स्टार्टिंग में क्षणिक उच्च विभवांतर उत्पन्न करना, मतलब आपकी जब शुरू होती है कुंडली, स्टार्टिंग में उच्च विभवांतर उत्पन्न करना होता है। और आपकी जो ट्यूब के कार्यकाल में परिपथ की धारा को कंट्रोल करने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? चौक का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर। देखिए पीएफ इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर क्या होता है? चौक के कारण परिपथ का पीएफ कम हो जाता है। पावर फैक्टर, जो आपका पावर फैक्टर होता है वो कम हो जाता है। पावर फैक्टर का मान बढ़ाने के लिए इनपुट सप्लाई के मेन पर जो आपके दो तार होते हैं वहाँ पर हम 5 ओम फेरेड, एक आपका ये लिखा हुआ है 5 ओम फेरेड का कैपेसिटर लगाते हैं जिससे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर कहते हैं। जो हम इनपुट सप्लाई के जो तार होते हैं वहाँ पर हम 5 ओम फेरेड का जो कैपेसिटर लगाते हैं उसे हम कहते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपकी आई धारा दी जा रही है। ठीक, यहाँ पर एसी सप्लाई है, यहाँ पर आपकी आई धारा है, यहाँ पर आई बंद हो गई है। ठीक, ये आपका लगा हुआ है रेजिस्टेंस और ये लगा हुआ है इंडक्टर। ठीक, ये आपका लगा हुआ है रेजिस्टर और यहाँ पर लगा हुआ है आपका इंडक्टर। देखिए इसमें आपका जो करंट है, धारा है, वो आपकी लैग होगी और आपकी कॉस फाई का मान कम होगा। जो आपकी कॉस फाई का है वो यहाँ पर मान कम होगा। और यहीं पर हम जब इसके बीच कंडेंसर लगा देते हैं, ठीक, जब यहाँ पर इधर एक और कुंडली पर कंडेंसर लगा देते हैं तो आपकी जो इसमें धारा का मान है, ठीक, करंट का मान, तो वहाँ पर लीड कर जाता है। ठीक, यहाँ पर आपकी धारा का मान लैग कर जाएगा, यहाँ पर आपकी लीड कर जाएगा और आपकी यहाँ पर जो कॉस फाई का मान है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। यहाँ पर आपकी कॉस फाई का मान कम होता है और यहाँ पर आपकी कॉस फाई का मान ज़्यादा होता है। तो ये था हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर। इसके बाद हम जानते हैं रेडियो इंटरफेरेंस कैपेसिटर क्या होता है। देखिए रेडियो इंटरफेरेंस कैपेसिटर होता है स्टार्टिंग कंडीशन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के कारण रेडियो आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती है। जब आपकी स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है तो वहाँ पर क्या उत्पन्न होती है? रेडियो आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती है, जिससे इलेक्ट्रिक उपकरण के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। जो आपकी इलेक्ट्रिक जो उपकरण हैं उसमें आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करती हैं। इस बाधा को दूर करने के लिए स्टार्टर में 0.02 से 0.05 ओम फेरेड का एक कैपेसिटर जोड़ा जाता है। ठीक, जिससे कि आपकी जो उपकरण में बाधा उत्पन्न नहीं होती है, जिसे रेडियो इंटरफेरेंस कैपेसिटर कहा जाता है। जो आपका रेडियो इंटरफेरेंस कैपेसिटर होता है वो आपका 0.02 से लेकर 0.05 ओम फेरेड तक का होता है। अब हम पढ़ेंगे फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प की वर्किंग, कार्यविधि क्या होती है। देखिए जब सप्लाई स्विचिंग को ऑन किया जाता है, मतलब जब इसमें सप्लाई दी जाती है तो धारा चौक फिलामेंट व स्टार्टर से प्रवाहित होती है, जिससे ट्यूब इलेक्ट्रोड गर्म होकर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। जो आपके ट्यूब इलेक्ट्रोड होते हैं वो आपके क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं, जिससे ट्यूब के अंदर आर्गन गैस का आयनीकरण हो जाता है। जब आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो आपके ट्यूब के अंदर क्या होगा? आर्गन गैस का आयनीकरण हो जाता है, जिससे ट्यूब के अंदर सुचालकता बढ़ जाती है। जो आपके ट्यूब होते हैं उसकी सुचालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। इसी समय स्टार्टर के कॉन्टेंट पॉइंट खुलते हैं आपके। जब ये इसमें आर्गन गैस आयनीकरण होगी और आपके ट्यूब के अंदर सुचालकता बढ़ जाएगी, तब आपका क्या होगा? स्टार्टर के कॉन्टैक्ट पॉइंट जो कि है वो खुल जाते हैं और परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाता है।
जिससे ट्यूब में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है। मतलब हाई प्रेशर की आपकी शक्तिशाली इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है, जिससे दोनों तंतुओं के बीच विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। जो आपके जो तंतु होते हैं उनके बीच क्या होता है, विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। विसर्जन होने के बाद चौक में धारा और वोल्टेज कम हो जाता है। जब आपका जैसे ही तंतुओं में विसर्जन होगा तो आपकी जो चौक होगा उसमें क्या होगा, धारा का मान कम हो जाता है। इसके बाद हम अपना तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं आज की वीडियो का, जो कि है हाई प्रेशर मरकरी वैप्योर लैंप। देखिए हाई प्रेशर वैप्योर मरकरी लैंप में सबसे पहले आप इसका चित्र देख लें तो आप इसकी डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम एक एसी सप्लाई देते हैं। ठीक, यहाँ पर आपकी चौक लगी हुई है और आपके यहाँ पर बल्ब है, जो इसमें आपकी चूड़ियाँ लगी हुई होती हैं, जिसको हम कहते हैं स्क्रू बेग, स्क्रू कैप। ठीक है, ये जो आपकी होल्डर वगैरह में कसने के काम आती है ये चूड़ी। ठीक है, इसको हम कहेंगे स्क्रू कैप। ये आपका यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इसकी बाहर वाली ट्यूब जो होती है हम उसको कहते हैं आउटर ट्यूब, और इसकी जो अंदर की ट्यूब होती है इतनी, ठीक, इसको हम कहेंगे इनर ट्यूब विथ मरकरी आर्गन, इनर ट्यूब विथ मरकरी आर्गन। इसमें जो आपका यहाँ पर लगा हुआ होता है इलेक्ट्रोड, इसको हम कहते हैं अपर इलेक्ट्रोड, अपर मेन इलेक्ट्रोड, और नीचे वाले इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे लोअर मेन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये इसकी थी संरचना डायग्राम। इसकी हम वर्किंग देखते हैं तो देखिए, जब इनपुट में सप्लाई दिया जाता है, जब इसकी इनपुट में एसी सप्लाई हम देते हैं, तब दोनों इलेक्ट्रोड में फुल वोल्टेज अप्लाई होता है। जो आपके दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं इसमें, अपर मेन इलेक्ट्रोड और लोअर मेन इलेक्ट्रोड, तो इनमें क्या होता है, वोल्टेज फ्लो होने लगता है, फुल वोल्टेज अप्लाई होता है। अपर मेन इलेक्ट्रोड तथा करंट लिमिटिंग हाई रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड के मध्य कम दूरी होने के कारण विसर्जन प्रारंभ होता है। तो जैसे ही इसमें विसर्जन प्रारंभ होता है, जिसके कारण इनर ट्यूब में भारी मरकरी को वाष्पित ठीक मरकरी को वाष्पित कर देते हैं तथा मरकरी का आयनीकरण हो जाता है। जैसे ही मरकरी को वाष्पित करेंगे तो मरकरी का क्या हो जाएगा, आयनीकरण मरकरी का हो जाता है। जब एक बार ट्यूब मरकरी से भर जाता है तो विसर्जन अपर एवं लोअर मेन इलेक्ट्रोड के बीच विसर्जन होने लगता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण प्रकाश उत्सर्जन होने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। मतलब कि आपके ये पूर्ण प्रकाश उत्सर्जित होने में, आपका ये बल्ब पूरी तरह से ऑन होने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं स्पेसिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मरकरी वैप्योर लैंप। ठीक है, इसकी दक्षता 30 से 40 ल्यूमेंट वॉट होती है। इसकी जो दक्षता होती है आपकी मरकरी वैप्योर लैंप की, वो 30 से 40 ल्यूमेंट वॉट होती है। इस लैंप के द्वारा नीले सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है या विकिरण होता है। मतलब आपका जो मरकरी वैप्योर लैंप है, इसके द्वारा आपका क्या नीला सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्सर्जित होगा। इसका लाइफ पीरियड 5000 हावर होता है। इसका जो लाइफ पीरियड होता है वो कितना होता है, 5000 हावर होता है। इसका प्रयोग आउटडोर फ्लोर लाइटिंग में किया जाता है। ठीक, इसका जो प्रयोग है आपकी मरकरी वैप्योर लैंप का आउटडोर फ्लोर लाइटिंग में किया जाता है, जैसे कि विद्युत जनन केंद्र, दूसरा है आपका नियंत्रण केंद्र, रेडियो स्टेशन, राजमार्ग, चौराहा, सिनेमाघर आदि जगहों पर मरकरी वैप्योर लैंप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट है सोडियम वैप्योर लैंप। आपकी आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है सोडियम वैप्योर लैंप। इसके बाद वाली वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें भी आपका ऐसा ही होता है, एसी सप्लाई दी जाती है। यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका नाम है PF इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका एक एक्स्ट्रा चीज़ लग गई है, लीक ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है, जिसके माध्यम से हम इसमें सप्लाई देते हैं सोडियम वैप्योर लैंप में। ठीक है, यहाँ पर आपके देखिए बाहर वाली परत को हम कहेंगे डिस्चार्ज ट्यूब। ये आपका है डिस्चार्ज ट्यूब। ये यहाँ पर आपके 2 ऑक्साइड कोटेड इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक, इनको ऑक्साइड कोटेड हैं, ये आपके इलेक्ट्रोड 2 लगे हुए हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे आपका जो लीकेज ट्रांसफार्मर है वो क्या होता है। देखिए, लीकेज ट्रांसफार्मर के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं।
सोडियम वेपोर लैंप में सप्लाई लीकेज ट्रांसफार्मर के द्वारा की जाती है। इसमें जो आपकी सोडियम वेपोर लैंप है, इसमें सप्लाई आपकी किसके द्वारा दी जाती है? लीकेज ट्रांसफार्मर के द्वारा दी जाती है। सोडियम वेपोर लैंप में सप्लाई लीकेज करंट के द्वारा दी जाती है। इसका लीकेज रिएक्टेंस, इसका जो लीकेज रिएक्टेंस होता है वो कम होता है, जिससे यह प्रारंभ में लो करंट एंड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न करता है, जिससे लैंप में विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। विसर्जन होने के बाद फिर लो वोल्टेज 160 वोल्ट पर इसका विसर्जन होता है। 160 वोल्ट पर इसका क्या होता है? विसर्जन होता है। इसके बाद हम इसकी वर्किंग देखते हैं सोडियम वेपोर लैंप की। देखिए, जब सप्लाई को ऑन किया जाता है, मतलब जब इसमें एसी सप्लाई दी जाती है, तो इलेक्ट्रोड के मध्य हाई वोल्टेज अप्लाई होता है और ऑरेंज कलर का प्रकाश उत्पन्न होता है। जब आपका इसमें एसी सप्लाई दी जाएगी तो आपका क्या होगा? ऑरेंज कलर का प्रकाश उत्पन्न होगा। जैसे जैसे ट्यूब गर्म होता है तो सोडियम का वाष्पन प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आपका ये ट्यूब गर्म होगा तो सोडियम का क्या है? वाष्पन उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। और सोडियम में आयनीकरण प्रारंभ हो जाता है, जिससे सुनहरे पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। तो आपका जो सोडियम वेपोर लैंप है, इससे कैसे सुनहरे पीले रंग का आपका प्रकाश उत्पन्न होता है। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ सोडियम वेपोर लैंप। देखिए, इसका वर्किंग टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो वर्किंग टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 300 डिग्री सी होता है। इसको स्टार्ट होने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसमें चौक के स्थान पर लीक ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। इसमें जो चौक लगी हुई होती है उसके स्थान पर हम किसका उपयोग करते हैं? लीक ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। इसका जीवन काल 2500 हावर होता है। इसकी दक्षता 40 से 50 ल्यूमेन पर वॉट होती है, ठीक है। इसकी जो दक्षता होती है वो कितनी? 40 से 50 ल्यूमेन पर वॉट होती है। यह 45, 60, 85, 140 वॉट के बनाए जाते हैं। ये जो आपके सोडियम वेपोर लैंप हैं, ये आपके 45 वॉट, 60 वॉट, 85 वॉट और 140 वॉट के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने 4 टॉपिक के बारे में बात की। सबसे पहले हमने पढ़ा बेसिक डेफिनेशन, उसके बाद हमने जाना फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप क्या होता है, फिर हमने हाई प्रेशर मरकरी वेपोर लैंप पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा सोडियम वेपोर लैंप। तो देखिए, 4 टॉपिक के बारे में आज हमने डिस्कस किया। इसमें जो आपके 5वें लेसन में जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।